नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, कोविड महामारी के बावजूद देश की मुद्रास्फीति दर 6.2% है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कहा, भारत और अमेरिका के बीच बदलते संबंध इस सदी की एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से फ्रांस में वन ओशन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा, भारत वर्ष 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा के 100% इस्तेमाल का लक्ष्य हासिल कर लेगा। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण के मतदान के लिए प्रचार में तेजी। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के तथा मणिपुर में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 171 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.17% हुई। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन कल से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा, चीन के साथ तनाव के बीच वे लिथुआनिया के साथ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में रह रहे अमेरिकी नागरिकों से तत्काल देश छोड़ने को कहा। और अहमदाबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच जारी। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं निखिल कुमार। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण कोविड महामारी की चुनौतियों के बावजूद देश में मुद्रास्फीति की दर 6.2% रही। राज्यसभा में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान मुद्रास्फीति को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए श्रीमती सीतारामन ने 2008-9 में वैश्विक आर्थिक संकट का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 2.12 लाख करोड़ रुपए का संकुचन हुआ था, जबकि कोविड महामारी के दौरान 9.57 लाख करोड़ रुपए का संकुचन देखा गया। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 का बजट दूरदर्शी है और इसमें अगले 25 वर्षों के लिए स्थिरता तथा आधुनिक ढांचागत सुविधाओं के निर्माण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर देश के पास अगले 25 वर्षों की परिकल्पना नहीं है तो उसे पिछले 70 साल की तरह भुगतना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि स्थिरता अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित करेगी। The budget actually speaks of stability. It continues some of the policies of last year, and that policy will guide us towards next 25 years. We will see modern infrastructure. The coming 25 years are going to be important. No wonder we are calling it as Amrit Kaal. And if there is no vision for India at 100, we will suffer similarly as was the first 70 years when 65 years were with the Congress, which had no vision except for supporting, building and benefiting one family. Except for that, there was no vision in this country. सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान देश भर में आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करने में सरकार का मार्गदर्शन कर रही है। Principle of PM Gati Shakti, which was put in as one of the ways in which the infrastructure spending from the public hands would be guided. That guidance which comes from the PM Gati Shakti was essentially because we needed to bring in greater synergy. We wanted to bring in greater complementarity between the various infrastructure spending that we are undertaking. बेरोजगारी के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय से देश में रोजगार का सृजन होगा। बजट भाषण में 60 लाख नौकरियों के आंकड़े पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन इस संख्या तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये 14 क्षेत्रों के लिए शुरू की गई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं से भी संबंधित है।
संसद के बजट सत्र के पहले चरण के तहत आज राज्यसभा की कार्यवाही 14 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि बजट सत्र का पहला भाग सुचारू रूप से संपन्न हुआ और सदन में निर्धारित समय से आधे घंटे अधिक कार्य किया गया। उन्होंने इस सत्र को प्रभावी और सकारात्मक बताया और आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच बदलते संबंध इस सदी की एक महत्वपूर्ण घटना है। विदेश मंत्री ने आज ऑस्ट्रेलिया में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ये बात कही। इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड के माध्यम से सदस्य देशों ने बहुत कुछ हासिल किया है। सभी ने इसके लिए बहुत समय और ऊर्जा लगाई है, जिसकी वजह से क्वाड देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्वाड विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और पारदर्शी बनाने का आह्वान किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि फरवरी 2021 में पिछली बैठक के बाद से वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक स्थिति अधिक जटिल हो गई है। The interactions that we've had has made it evident that robust bilateral relations between our respective countries, strategic convergences, and our shared democratic values have all combined to make the Quad a vibrant and substantial framework. We are building an agenda which seeks to further our shared vision of a free, open, and inclusive Indo-Pacific. We are keen to work together to further peace and stability and economic prosperity in the Indo-Pacific through collective efforts which address contemporary issues. ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक संपन्न हो गई है। डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट संदेश में कहा कि हम विश्व नेताओं के सपनों को जल्द और प्रभावी ढंग से साकार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे बैठक में प्रगति से बहुत खुश हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की मेजबानी की सराहना की। विदेश मंत्री ने कहा कि श्री मॉरिसन की अंतर्दृष्टि और विचार बहुत ही मूल्यवान थे। उन्होंने बेहतरीन व्यवस्था के लिए ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मारिस पायने को भी धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक महासागर शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रहे इस सम्मेलन में जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान और कनाडा सहित विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का भी संबोधन होगा। फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से 9 से 11 फरवरी तक ब्रेस्ट में सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। एक महासागर शिखर सम्मेलन का उद्देश्य स्वस्थ और सतत महासागरीय पारिस्थितिकीय तंत्र का संरक्षण करना तथा उसे मजबूत बनाना है। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि देश 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा के 100% इस्तेमाल का लक्ष्य हासिल कर लेगा। श्री सिंह ने आज वर्चुअल माध्यम से देश के ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है।
पहले चरण का मतदान कल संपन्न होने के बाद राजनीतिक दलों ने अगले चरण के मतदान पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण और पंजाब में एक ही चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। घर घर जाकर प्रचार और वर्चुअल अपील भी की जा रही है। मणिपुर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए कल 11 जिलों में 58 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए मतदान में 60% से अधिक वोट डाले गए। राज्य में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण और मणिपुर में पहले चरण के लिए आज शाम तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के साथ साथ मणिपुर में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए आज नामांकन भरने की अंतिम तारीख है। सोमवार को पर्चों की जांच की जाएगी। 16 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 55 विधानसभा सीटों के लिए 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा के लिए 301 और उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए 632 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को 55 विधानसभा क्षेत्रों में होगा, जिसमें 9 जिलों में अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें सुरक्षित हैं। राज्य में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को और चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 16 सीटों सहित 9 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 9 सीटों सहित 12 जिलों के 61 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। इस बीच निर्वाचन आयोग ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान की तारीखों में संशोधन किया है। इसके अनुसार मणिपुर में पहले चरण का मतदान 28 फरवरी को और दूसरे चरण का मतदान 5 मार्च को होगा। उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान 3 मार्च को अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 11 सीटों सहित 10 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 10 जिलों की 22 सीटों पर 5 मार्च को मतदान होगा। इनमें से 11 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान अगले महीने की 7 तारीख को 9 जिलों के 54 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। इस बीच प्रदेश में चौथे चरण के लिए 59 सीटों पर 624 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव में बहुकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना है। इस चरण की 59 सीटों के लिए 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंजाब की 117 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। कुल 1304 उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने घर घर जाकर प्रचार करने के लिए अब 10 लोगों की जगह सुरक्षाकर्मियों के अतिरिक्त 20 लोगों को अनुमति दी है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के दौरान कोविड के दिशा निर्देशों और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड जीत हासिल कर सत्ता में आएगी। श्री मोदी ने अल्मोड़ा में आज विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उद्देश्य से काम करती है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 171 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 48 लाख 18 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.17% है। पिछले 24 घंटे में 1,50,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। केरल में प्रतिदिन कोविड के नए मामलों में कमी आने से तीसरी लहर कमजोर पड़ रही है। संक्रमण की दर घटकर 22.3% हो गई है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, कोविड महामारी के बावजूद देश की मुद्रास्फीति दर 6.2% है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कहा, भारत और अमेरिका के बीच बदलते संबंध इस सदी की एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से फ्रांस में एक महासागर शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा, भारत वर्ष 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा के 100% इस्तेमाल का लक्ष्य हासिल कर लेगा।
उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण के मतदान के लिए प्रचार में तेजी। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के तथा मणिपुर में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 171 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.17% हुई। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन कल से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा, चीन के साथ तनाव के बीच वे लिथुआनिया के साथ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में रह रहे अमेरिकी नागरिकों से तत्काल देश छोड़ने को कहा। और अहमदाबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज मुंबई के राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया। नया दरबार हॉल पुराने दरबार हॉल की जगह पर ही बनाया गया है। नए दरबार हॉल में 750 लोग बैठ सकते हैं। महाराष्ट्र के लोगों और राज्य सरकार को बधाई देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि राज्य का नाम ही अपने आप को बताता है कि ये देश का एक महान राज्य है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। आजादी के तराने परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता की अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण तथा त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार रोजाना आपके लिए ला रहा है इस संघर्ष की एक झलक। वर्ष 1856 में 11 फरवरी को अंग्रेजों ने अवध साम्राज्य को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। सन 1856 तक अवध को छोड़कर और सभी प्रमुख साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ चुके थे। अंग्रेज अवध को भी अपने अधिकार में लेना चाहते थे, लेकिन उस पर हमला करने का कोई कारण निकाल नहीं पाए थे। अवध के लिए गवर्नर जनरल डलहौजी ने कहा था कि अवध एक चेरी है जो एक न एक दिन हमारे मुंह में टपक जाएगी। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह एक सक्षम शासक थे, लेकिन ब्रिटिश रेजिडेंट ने उनकी अक्षमता के बारे में कंपनी के अधिकारियों तक बढ़ा चढ़ाकर शिकायतें पहुंचाईं। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध पर हावी होने का बहाना मिल गया। 7 फरवरी 1856 को गवर्नर जनरल डलहौजी ने आंतरिक व्यवस्था का हवाला देते हुए वाजिद अली शाह को हटाने का आदेश दे दिया। जब छोड़ चले लखनऊ नगरी, कहे हाल के
हम पर क्या गुजरी जब छोड़ चले लखनऊ नगरी। डलहौजी ने सभी नैतिक मानदंडों को दरकिनार कर दिया और 11 फरवरी 1856 को अवध पर कब्जा कर लिया। अवध पर कब्जे के बाद अंग्रेजों और भारतीयों के बीच तनाव और बढ़ गया। यही तनाव और विरोध अंततः 1857 की क्रांति में बदल गया। वर्ष 1933 में 11 फरवरी को महात्मा गांधी का लोकप्रिय पत्र हरिजन शुरू हुआ था। इस साप्ताहिक पत्र के प्रकाशन का उद्देश्य अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष को प्रोत्साहित करना और उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना था जिन्हें छुआछूत और भेदभाव के आधार पर अलग थलग कर दिया गया था। इसने अस्पृश्यता के शिकार लोगों की पीड़ा और यातना के प्रति जन चेतना जगाने में मदद की। इस पत्र के अधिकांश संस्करणों के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अस्पृश्यता के खिलाफ जागरूकता के वास्ते कविताएं लिखी। ये पत्र हिंदी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ और 1948 तक इसका प्रकाशन जारी रहा। आज ही के दिन हम स्वतंत्रता सेनानी और देश के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को भी याद कर रहे हैं। उनका निधन 1977 में 11 फरवरी को हुआ था। वर्ष 1905 में दिल्ली में जन्मे फखरुद्दीन अली अहमद सेना के एक डॉक्टर के पुत्र थे जो असम के रहने वाले थे। अहमद 1925 में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3.5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। आजादी के बाद 1952 में फखरुद्दीन राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद वे असम सरकार के महाधिवक्ता बनाए गए। वे 2 बार असम विधानसभा के लिए भी चुने गए। उन्हें 2 बार लोकसभा के लिए भी चुना गया। पहली बार 1967 में और फिर 1971 में। एक कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने कृषि, सहकारिता, शिक्षा, औद्योगिक विकास और कंपनी कानून जैसे विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी संभाली। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में देश के 5वें राष्ट्रपति बने और 11 फरवरी 1977 को अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे। आकाशवाणी समाचार इस महान राष्ट्रवादी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। चीन और लिथुआनिया के बीच बने तनाव के मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि उनका देश लिथुआनिया के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। उन्होंने ये बात अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस वायने, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति में कही। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में रहने वाले अपने सभी नागरिकों से रूसी सैन्य कार्रवाई के बढ़ते खतरों के कारण तुरंत देश छोड़ने को कहा है। श्री बाइडेन ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो वो अपने नागरिकों को बचाने के लिए सेना नहीं भेजेंगे। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपने 1 लाख से अधिक सैनिकों की तैनाती के बावजूद किसी भी प्रकार के हमले से इनकार किया है। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है राष्ट्रवादी आंदोलन के महान विचारक और दार्शनिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को। राष्ट्रवादी आंदोलन के महान विचारक और दार्शनिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं। उनकी महानता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उनके जन्मदिन 25 सितंबर को देश भर में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंत्योदय का अर्थ है समाज में अंतिम छोर पर बसे गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना। मुझे पंडित दीनदयाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला था, लेकिन उनका स्मरण, उनके बताए हुए रास्ते, उनका दर्शन, उनका चिंतन
और उनका जीवन भी प्रतिपल हमें पावन भी करता है, प्रेरणा भी देता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को जयपुर के निकट धानक्या गांव में हुआ था। 1937 में उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का सानिध्य मिला और आजीवन संघ के प्रचारक रहे। संघ के माध्यम से ही उपाध्याय जी बाद में राजनीति में आए। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। उपाध्याय जी नए दल के महामंत्री बनाए गए। 1967 में कालीकट अधिवेशन में उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वे मात्र 43 दिन ही जनसंघ के अध्यक्ष रहे कि 10-11 फरवरी 1968 की मध्यरात्रि में मुगल सराय स्टेशन पर रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। 11 फरवरी को प्रातः उनका शव मिला। जनसंघ के लोकप्रिय नेता की मृत्यु की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी विचार के समर्थक थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक समर्पित राष्ट्रवादी, विवेकशील विचारक और निस्वार्थ सेवा के आदर्श प्रतीक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि पंडित उपाध्याय का पूरा जीवन सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए समर्पित था। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी और आदिवासी नेता तिलका मांझी को उनकी 272वीं जयंती पर स्मरण कर रहा है। उन्होंने आदिवासियों को संगठित कर सेना बनाई और वर्ष 1784 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रसिद्ध संथाल हुल का नेतृत्व किया। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन कल से 16 मार्च तक लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लोग सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक मुगल गार्डन देखने जा सकते हैं। सोमवार को ये बंद रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में वार्षिक उद्यानोत्सव का उद्घाटन किया। बुकिंग वेबसाइट www.rashtrapatisachhivalay.gov.in पर की जा सकती है। एक बार में अधिकतम 100 लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। केंद्र ने कहा है कि उसके पास ऑनलाइन गेम को जुए की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव नहीं है। ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि देश में मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र और इंटरनेट के तेजी से विस्तार होने से ऑनलाइन गेमिंग ऐप सहित नई श्रेणियों के कई मोबाइल ऐप उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संभावित जोखिमों और चुनौतियों से अवगत है, जिसमें ऑनलाइन गेम और उनके विज्ञापनों से जुड़े उपभोक्ताओं का नुकसान शामिल है। अहमदाबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 61 रन बना लिए हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तर में श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में बादल छा सकते हैं। विशाखापत्तनम और हैदराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बेंगलुरु में आसमान साफ रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, कोविड महामारी के बावजूद देश की मुद्रास्फीति दर 6.2% है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कहा, भारत और अमेरिका के बीच बदलते संबंध इस सदी की एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से फ्रांस में एक महासागर शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, भारत वर्ष 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा के 100% इस्तेमाल का लक्ष्य हासिल कर लेगा। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार में तेजी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 171 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन कल से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा, चीन के साथ तनाव के बीच वे लिथुआनिया के साथ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में रह रहे अमेरिकी नागरिकों से तत्काल देश छोड़ने को कहा।
और अहमदाबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।